हेलो फ्रेंड्स, MK3 क्लासेस में सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रकाश चैप्टर चल रहा था, इसमें मैंने आपका पार्ट 1 क्लियर किए थे। इसमें क्वेश्चन कुछ और बनते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, तो उसके बारे में तो मैंने बताया था। ये तो पहले क्वेश्चन लिख दिए। अब विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल पूछा जाता है। इसमें से श्योर है कि ये क्वेश्चन रेलवे, NTPC, ग्रुप डी हर एग्जाम में पूछा जाता है, SSC हो चाहे रेलवे हो। तो निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कांच प्रकाश की चाल जो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तार पीन का तेल जो होता है उसमें प्रकाश की चाल जो होती है 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। उसी प्रकार जल में प्रकाश की चाल, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। राख साल्ट में प्रकाश की चाल जो होती है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नायलॉन में भी प्रकाश की चाल जो होती है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये सब आप नोट्स बनाए होंगे तो उसमें बेहतरीन तरीके से लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें से श्योर एक क्वेश्चन कोई ना कोई पूछता रहता है। तो ये दोनों आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों। अब अगला है गोली दर्पण। गोली दर्पण किसे कहते हैं? कांच का खोखला गोला जो होता है उसका आधा कटा भाग जो होता है गोली दर्पण कहलाता है। जैसे आप देखिए, अब गोली दर्पण के बारे में देखिए। गोली दर्पण, ये मान लीजिए कांच है, खोखला है। ये कांच है, खोखला हुआ है, और इसका आधा कटा भाग, इसका आधा कटा भाग जो होता है, ये आधा कटा भाग जो होता है यही आप कहलाता है गोली दर्पण। ये आधा कटा भाग, या तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, ये आधा कटा भाग जो आपको कहलाता है गोली दर्पण कहलाता है। ये होता है। एक और समझिए, ये तो कांच के खोखले गोले का आधा कटा भाग जो होता है गोली दर्पण कहलाता है। अब देखिए गोली दर्पण होते कितने हैं? तो गोली दर्पण जो होते 2 होते हैं। होते कितने हैं? 2 होते हैं। नंबर 1 जो होता है अवतल दर्पण, ये जो होता है पहला अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। पहला जो होता है आपको होता है कनकेव मिरर होता है। तो दूसरा जो आपको दूसरा होता है उत्तल दर्पण होता है। दूसरा जो होता है उत्तल दर्पण, ये इसको इंग्लिश बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो कहने का मतलब होता है ये आपका जो अवतल दर्पण फर्स्ट नंबर है। अब इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं? अवतल दर्पण, ये तो कांच के खोखले गोले का दबा हुआ भाग जो होता है वो कहलाता है दोस्तों अवतल दर्पण। ये कांच का खोखला गोला है, मैंने आपको पहले बताया कि आधा कटा भाग जो होता है वो आपका गोली दर्पण कहलाता है। तो जो कांच का खोखला गोला है जो दबा हुआ भाग होता है, ये दबातल, ध्यान सुनिए, कांच के खोखले गोले का जो दबातल होता है यही कहलाता है अवतल दर्पण। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। अब जब दबातल होता है तो बाहर पालिश की होती है, पालिश जो होती है बाहर की होती है, ये पालिश बाहर की होती है। अब पालिश जो की होती है बाहर पालिश की होती है, इसका कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि जो अवतल दर्पण कांच के खोखले गोले का आधा कटा भाग जो होता है दबा हुआ होता है, कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण। पालिश कहाँ की होती? बाहर पालिश की होती है।
अब जो इसका पूछता है, इस दर्पण का प्रतिबिंब जो बनता है, इस दर्पण का प्रतिबिंब एग्जाम में पूछता रहता है, इस दर्पण का प्रतिबिंब आकार, प्रतिबिंब का आकार, इस दर्पण का प्रतिबिंब का आकार उल्टा उल्टा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा बनता है। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो दोस्तों अवतल दर्पण का प्रतिबिंब जो बनता है, वस्तु प्रतिबिंब आकार उल्टा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। ये दर्पण का प्रतिबिंब का आकार जो बनता है उल्टा एवं वस्तु से बड़ा बनता है और दबा हुआ भाग होता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग जो किया जाता है शेविंग मिरर के रूप में, दाढ़ी बनाने वाले जो होते हैं वो कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? उपयोग यहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग। ये फर्स्ट नंबर है शेविंग मिरर के रूप में। ये दूसरा सर्च लाइट तथा गाड़ियों के हेडलाइट में। तीसरा है टेबल लैंप में। चौथा सोलर कुकर के परावर्तन में। पांचवा है दंत चिकित्सक। तो देखिए शेविंग मिरर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि शेविंग मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण। सर्च लाइट तथा गाड़ियों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण। टेबल लैंप जो होता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण। सोलर कुकर में परिवर्तन के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण। दंत चिकित्सक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के उपयोग है, कभी कभी एग्जाम पूछता है। तो दबा हुआ तल जो होता है वो कहानी अवतल दर्पण कहलाता है। अब उत्तल दर्पण के बारे में देखिए, उत्तल दर्पण क्या है? तो आप एक नोट्स बनाए होंगे दोस्तों, एक नोट्स बनाइए बेहतरीन तरीके से। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा, एकदम मज़ा आ जाएगी। बेहतरीन तरह से क्वेश्चन है सब। अब उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण जिसके मध्य का भाग जो होता है बच्चों, वो दोस्तों उभरा हुआ होता है। अंदर जो होती है पॉलिश की होती है। कहने का मतलब उभरा हुआ भाग जो होता है, गोली दर्पण का उभरा हुआ भाग जो होता है वो उत्तल दर्पण कहलाता है। उभरा भाग ये अंदर पॉलिश की होती है, बेरियम पेरोक्साइड की। ये उभरा भाग जो होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। अब इसका प्रतिबिंब जो कैसे बनता है? इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से छोटा सीधा बनता है, सीधा एवं आभासी। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम पूछता है कि उत्तल दर्पण प्रतिबिंब का बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से छोटा सीधा एवं आभासी बनता है।
अब इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? उपयोग जो हम करते हैं मोटर एवं ट्रक ड्राइवर जो होता है, ट्रक ड्राइवर में अपने पीछे आने वाले वाहन को देखने में। अगला सड़क पर लगे लैंपों का पृष्ठभाग। ये कहने का मतलब ये है कि कोई भी गाड़ी होती है, वाहन पीछे का दृश्य देखने के लिए, मोटर या ट्रक होती है तो पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। एग्जाम में पूछे, एकदम बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मोटर या ट्रक ड्राइवर जो होता है पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो उत्तल दर्पण प्रयोग करता है। सड़क जो होती है उस पर लैंप के रूप में पृष्ठभाग को देखने के लिए जो लगे होते हैं, सड़क पर कौन सा दर्पण लगे होते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों उत्तल दर्पण ही लगे होते हैं। इसमें से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। और दबा हुआ तल जो होता है अवतल, उभरा हुआ जो होता है अवतल, उत्तल कहलाता है। इसको इंग्लिश में कन्वेक्स बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया, तो गोली दर्पण के बारे में मैंने आपको बताया, गोली दर्पण के प्रकार, उससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते थे वो सब बताए। अब अगला बताना है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन है क्या? प्रकाश का अपवर्तन ये है। प्रकाश का अपवर्तन कहने का मतलब प्रकाश का अपवर्तन ये है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है? अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसी घटना कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। ये जो किरण इसमें आती है इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, एक एक चीज़ लिख कर बता रहे हैं आप, देखिएगा। इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन, इसको अपवर्तन कोण, इसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण ये। तो कहने का मतलब है, ध्यान सुनिए, जब प्रकाश का एक माध्यम से, मान लीजिए कोई माध्यम है, ये वायु इधर कर दिया जाए और इधर कर दिया जाए आपका कांच। ये वायु जो होती है विरल माध्यम है, ये ध्यान रखिएगा, विरल माध्यम इसको बोलते हैं। ये कांच जो होता है दोस्तों सघन माध्यम है। दोनों की तुलना में जो मुलायम होता है वो विरल माध्यम कहलाता है। तो वायु और कांच की तुलना में दोनों मुलायम, वायु है तो विरल है और कांच थोड़ा कठोर रहता है तो सघन माध्यम है, उसके कण पास पार रहते हैं। विरल मीन्स होता है जिसके कण दूर दूर रहते हैं। तो कहने का मतलब जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। तो इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन में कंडीशन होती है। कहने का मतलब यह है, तो मैंने आपको पहले बताया कि जो किरण आती है उसको आपतित किरण, जो जाती है अपवर्तित किरण, ये आपतन कोण बनता है, ये अपवर्तन कोण होता है, ये आपतन कोण होता है। देखिए इसमें क्या है कि जब इस शर्त होता है इसमें दो, कि जब प्रकाश की किरण वायु से, या तो ऐसे कह सकते हैं, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। एग्जाम में पूछ लेता है कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आती है
तो किस ओर झुकती है? अभिलंब से दूर जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। कहने का मतलब ये मान लो कांच है, इसमें मैं प्रकाश मारता हूँ तो देखिए जब प्रकाश इस पर पड़ता है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा? झुक जाएगा। तो इसमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। ये तो यही है पहला कंडीशन कि जब विरल कौन है? दोनों की तुलना में जो मुलायम हो वो विरल है। तो वायु विरल है, कांच सघन है, तो प्रकाश सघन से विरल से सघन में आ रहा है तो अभिलंब की ओर क्या हो रहा है? झुक जा रहा है। यदि यही प्रकाश मान लीजिए कि कांच हो जाता, ये कांच, ये हो जाता वायु, ये प्रकाश यदि सघन से देखिए ये आपका सघन हो जाता, सघन माध्यम एकदम बेसिक से है, स्टैंडर्ड सब, ये विरल माध्यम, ये तो कहने का मतलब अगर सघन से विरल में आता तो अभिलंब से दूर चला जाता, ये दूसरा कंडीशन हो गया। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जब प्रकाश कण सघन से विरल माध्यम में आता है तो प्रकाश किरण अभिलंब से किस ओर जाता है? तो अभिलंब से दूर चला जाता है। जैसे प्रकाश है, एक कांच है, इसमें से अगर प्रकाश निकल कर जाता है तो देखो अभिलंब से दूर जाता, झुकता नहीं है, झुकेगा नहीं, अभिलंब से क्या हो जाएगा? दूर जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन आप ध्यान रखिए। सघन से अगर विलंब में आता है तो अभिलंब से दूर जाता है, और जब विरल से सघन में आता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। ये भी दोनों बात ध्यान रखिएगा। तो अच्छी तरीके से एक एक चीज़ प्रकाश चैप्टर से मैं वादा करता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊँगा। अब इसके दो नियम होते हैं, इसके कंडीशन कितने होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, इसके दो नियम हैं। उसी तरह प्रकाश के जैसे परावर्तन के नियम होते हैं उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के नियम हैं। तो पहला नियम होते हैं, इसके दो नियम हैं। कितने नियम हैं? दो। कभी कभी एग्जाम पूछता है प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है, एक एक चीज़ यार जैसे क्वेश्चन बना वैसे बनेगा। कितने नियम है? दो नियम है। तो पहला नियम है कि आपतित किरण, जो प्रकाश आता था अभी इसे, ये आपतित किरण ऐसे लिख भी सकते हैं आप, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, डाला गया अभिलंब, तीनों एक तल पर मिलते हैं। ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण, डाला गया अभिलंब जो अभी बताए थे, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, डाला गया अभिलंब, तीनों कहाँ मिलते हैं? एक तल पर। जो तल होता है उसको आपतन बिंदु बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। कहने के लिए कभी कभी पूछ सकता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, डाला गया अभिलंब जो तीनों मिलते हैं, इसको कौन सा बिंदु बोलते हैं? इसको आपतन बिंदु बोलते हैं। ये है। अब दूसरा है आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात ऐसे कर सकते हो, साइन आई अपान साइन आर इक्वल नियतांक,
ये एग्जाम पूछता है कि आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, ये किसका नियम है? ये प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम है। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो एकदम जोरदार बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन पूरा देखते जाइएगा, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा अच्छे से। पूरा जैसे चैप्टर एंड होता है प्रैक्टिस से चालू हो जाएगा। तो मैंने आपको इसको बताया। अब प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित एग्जाम्पल पूछता है अपवर्तन से, ये भी ध्यान रखिए। एग्जाम्पल है इसको नोट डाक लिख सकते हैं आप। किसी पदार्थ की सघनता एवं विरलता उसके घनत्व पर निर्भर नहीं करती। कहने का मतलब जो सघन विरल होता है वो किस पर निर्भर नहीं करती? घनत्व पर निर्भर नहीं करती। द्रव्यमान और आयतन का अनुपात जो होता है वो कहलाता है घनत्व। द्रव्यमान से, आयतन से, उससे कोई मतलब नहीं। कितना वजन है, कितना हल्लुक है, कितना गरू है जिसको बोलते हैं, कितना हल्का है, कितना भारी, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा इससे। तो लिख लीजिए, क्वेश्चन ये भी है, लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कम होता है, परंतु बैगनी का अपवर्तनांक अधिक होता है। ये एग्जाम पूछता है किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अभी प्रकीर्णन, तरंग दैर्घ्य सब बताएंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। तो लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है, बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। एक क्वेश्चन आप ध्यान रखिए, इसको सब क्वेश्चन लिखते जाइए। अब अपवर्तन संबंधित उदाहरण है, अपवर्तन से संबंधित उदाहरण ये है। नंबर 1, तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना जो है वो आपका अपवर्तन से संबंधित उदाहरण है। अब है विभिन्न तार सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य जब अस्त होता है तब भी हमको दिखाई देता है, जब सूर्य उदय होता है तब भी हमको दिखाई देता है। ये एग्जाम में अगर सूर्य अस्त होता है, उदय होता है तो हमको दिखाई देता है, तो प्रकाश का अपवर्तन के उदाहरण है। यदि सूर्य अस्त एवं उदय होते समय लाल रंग का दिखाई देना तो प्रकाश का प्रकीर्णन। ध्यान रखिएगा, यदि रंग की बात कर देगा, सूर्य अस्त एवं उदय होते समय हमको लाल रंग दिखाई देता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन का उदाहरण है। सूर्य अस्त एवं उदय होते समय दिखाई देता है तो सिर्फ प्रकाश का अपवर्तन है, ये ध्यान रखिएगा। भरे तालाब में पानी को देखने
देखने पर कम गहराई प्रतीत होती है, ये भी प्रतीत होती है। ये अब किसी तालाब में सिक्के का ऊपर दिखना, किसी तालाब में सिक्के का ऊपर दिखना, ये भी है। मछली का तालाब में ऊपर दिखना, ये। और लिख सकते हैं आप, बहुत एग्जाम्पल है। तिरछे की बात करेगा, जल में पड़ी छड़ी का तिरछा दिखाई देना, ऐसे लिख सकते हैं, जल में पड़ी छड़ी का तिरछा दिखाई देना। देखिए, जहाँ तिरछे की बात करेगा, ऊपर की बात करेगा, वो प्रकाश का अपवर्तन है। जहाँ रंग की बात करेगा, वो प्रकाश का प्रकीर्णन है। सूर्य अस्त एवं उदय होता तो हमको दिखाई देता प्रकाश का अपवर्तन, सूर्य अस्त होता है, उदय होता लाल दिखाई देता प्रकाश का प्रकीर्णन। जल में पड़ी मछली का ऊपर दिखना, जल में पड़ी छड़ी का ऊपर दिखना, जल में सिक्के का ऊपर दिखना, ये सब जितने आपके एग्जाम्पल बनते हैं, ये सब आपके प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण हैं। अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।